अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आईन व कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। कौमी मंजरनामा में बहुत तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, जिनमें सियासी और अदालती महाज सबसे अहम हैं। हम आज डिस्कस करेंगे तरतीब वाइज मौज़ूआत को कि सिंध हाई कोर्ट के कुछ जजेस के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि उन्हें जुडिशल वर्क से रोक दिया जाए। नंबर दो, ये गैर मुतवक्के तौर पर 9 मई के केसेस और GHQ हमला केस के जो जेल ट्रायल जो का नोटिफिकेशन है वापस ले लिया गया है और अब रावलपिंडी की अदालत में समाअत होगी। दूसरा मौजू ये होगा। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सीनियर मोस्ट जज सीनियर क्यूनी जज सैयद मंसूर अली शाह को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 1.5 माह की तवील रुख्सत दे दी। इसके पीछे क्या कहानी है, ये अजहर सदीक साहब से इसके बारे में उनकी इनसाइड इंफॉर्मेशन लेंगे। और आखिर में सलमान सफदर साहब को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। अल कादर ट्रस्ट केस आज बुध का रोज भी गुजर गया, लेकिन आज भी जमानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और अब कम से कम इस हफ्ते समाअत का इम्कान नहीं है। इन मौज़ूआत पर हम अजहर सदीक साहब के बसीरत अफरोज ख्यालात से इस्तेफादा करेंगे। सर, सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट की आईनी अदालत के सरबराह और कुछ दीगर जजेस, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हैं। इनमें से किसी एक जज को भी जुडिशल वर्क से नहीं रोका गया, जबकि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जिनके खिलाफ कार्रवाई से सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल ऑर्डर भी दिया हुआ है कि ना की जाए डिग्री के हवाले से, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्हें एतराजात दूर किए बगैर रजिस्ट्रार के जुडिशल वर्क से रोक रही है। सर, ये तो खुला तजाद नहीं है सर? चौधरी साहब, आज आपने एक मेरे दिल के करीब वाला मौजूद छेड़ लिया है जी। मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने ना, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक जो चल रही है, कहा जा रहा है कि शायद इसमें मैंने बहुत काम किया। नहीं जनाब, मैं शुरू ही से लेफ्ट का कायल हूं और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मैं खड़ा होता रहा हूं। किसी जगह कहीं सपोर्ट हुई है, मैं ये कहूं कि नहीं सपोर्ट हुई, तो वो मुल्की मफादात के हवाले से हुई। मैं इनफरादी मसाइल में कोई कह दे कि मैंने किसी जगह एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया हो, मुल्क के मफाद में, देखे ना, वो ये मेरे मफाद यानी मुल्क के मफाद और वो एक जगह मफाद इकट्ठे हो जाए तो टकराव नहीं है, वो साथ है। वो कई मामलात हैं यानी। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा गलत था, यानी अल्ताफ हुसैन, तकरीर तशहीर पर पाबंदी, उसके खिलाफ खड़े होना, बहुत से मामलात ऐसे, बहुत से मामला। आपका बहुत किरदार रहा इसमें। बिल्कुल। उसके अलावा देखिए ना, सिरिल अलमेडा वाला मामला मैंने उठाया था, नवाज शरीफ को अदालतों में तलब करने के हवाले से मैंने ये काम सारे किए थे। ये सारे रिकॉर्ड पे 56 कंपनी को उठा, यानी मेरी तारीख परी हुई पड़ी है। और मैं बुनियादी तौर पर जुडिशल एक्टिविज्म का हामी हूं। मैं अदालती फालियत का, आज इस निजाम की तबाही और बर्बादी है, वो 26वीं आईनी तरमीम या अदालती फालियत को बड़ी प्लानिंग के साथ खत्म किया गया। उसमें सियासतदान का गठजोड़ है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ और एस्टैब्लिशमेंट भी साथ शामिल है। यानी देखे ना, आज मार्शला नहीं है, लेकिन मुल्क की हालात मार्शला से बदतर है। मैं तो बार बार कई जगह मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, तो आम आदमी के एक्सप्लेन करने के हवाले से इधर अदलिया खड़ी है, यहाँ आपके पॉलिटिशियन खड़े हैं, यहाँ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। तारीख के दौरान को अगर आप पलट कर देखें तो आपको अंदाजा होगा, यानी जब सियासतदान अदलिया के साथ मिल जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं मिलता। जब एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के साथ खड़ी हो जाती है तो अदलिया फारूक हो जाती है, अदलिया की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अदलिया फिर भी कहीं ना कहीं वलाद और वाकयात निकालती थी और अदालत बड़ा हार्ड टाइम देती थी। इस दफा और अगर मेरे सवाल को लिंक करें इस बात से कि जो सिंध हाई कोर्ट की आईनी अदालत के सरबराह और दीगर जजेस को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका गया, हालांकि उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दर्ज है, लेकिन जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को रोक दिया गया, तो जो आपने इक्वेशन बयान की है, इस इक्वेशन के तवाजन का जो पलड़ा है वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ज्यादा भारी है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मैं आपको फिर मैं बात खत्म कर लूं, आपको समझ आ जाएगी बात। पहली दफा हुआ है कि ये तीनों इकट्ठे हो गए।
यानी इन दोनों ने अदलिया को जेर कर लिया 26वीं आईनी तरमीम के वार करके। यानी अब तीनों जबरदस्ती इकट्ठे, यानी दो तो इकट्ठे थे, तीसरे को भी साथ मिला लिया। और तीसरे से साथ मिलाने से मुराद है वो आपके सामने मौजूद है। अब जो तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो अदलिया उन्हें चलने नहीं दे रही, अदलिया खुद चलने नहीं दे रही। मिसाल आपके पास मौजूद है, 6 जजेज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के कई जजेज हैं जो आजाद और आजाद और खुद मुख्तार जजेज थे, उन्हें लाहौर में रहने नहीं दिया। अब ये हैरान रहेंगे, मैं तो खुल के बात ये करता हूं तो। और यहां से जजेस उठा उठा के सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस भर्ती किए गए, कोई बता दें आप नाम वहां से। कुछ जजेस ऐसे हैं जो जैसे काजी फाइसा के दौर में गए हैं तो वो अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखते हैं, लेकिन उसके बाद जजेस जितने सुप्रीम कोर्ट लेकर गए उनका टिल्ट आपको नजर आ रहा है। तो मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये है पोजीशन। अब इसको जरा फिट ऑन करते हैं जो लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से। लॉयर्स मूवमेंट में जब हालात आया, हमने अदलिया की आजादी के लिए बड़ी मेहनत की, मैंने 1.5 साल वकालत नहीं की, और पूरी दुनिया में, मैं पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली मैं इकट्ठा किया करता था और लॉयर मूवमेंट की एक शक्ल दिया करता था। और मैं, आप मुझसे बार बार पूछते थे कि वोकला मूवमेंट बंद क्यों नहीं थी। मैंने कहा इस दफा उन्होंने प्लान ही ये बनाया है कि अगर मार्शल लॉ लगता तो और मिलिट्री कोर्टों के हवाले से चीजों को आगे लेकर चलते, तो देखो ना उन्होंने भी सवाल ऐसा रखा कि अपील का राइट दे दिया। आज आज वो पंजाबी च कहते ने गोंगलों ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਸਾਹਿਬਾ ने पूछ लिया, और जनाब ਤੁਸੀਂ वो कानून तरमीम क्यों नहीं की थी। इनके जो मर्जी फैसले उठाकर देख लें, जो इनका तरीकाकार देख लें, एक दिन आसमान पे चढ़ेंगी, अगले दिन आपके सामने मौजूद हो जाता है। तो बताना जो आपके सामने चाह रहा हूं मैं, इस वो चीजें सारी कंट्रोल्ड हाइब्रिड प्लस रिजीम यही है। अब वजह ये थी कि वहां जजेस, और मैंने सितंबर बार बार कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा मैं, और अब क्या हो गया, वो जजेस एस्टैब्लिशमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं कर पा रही। और आपके अगले सवालों का जवाब इसी में आपको अंदाजा हो जाएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कि अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और मैंने आपको कहा था नवंबर तक हालात बदलेंगे, और ये मेरी याद रखिएगा, मेरी बात नोट रखिएगा। हो सके तो इसको अलग ट्वीट भी कर दीजिएगा इस बात को कि सितंबर की बात मैं सितंबर से, मैं अप्रैल से कर रहा हूँ। और मैंने साथ ये भी बात कर दी है कि नवंबर तक हालात आपको तब्दील होते नजर आएंगे। और जी आप बिल्कुल, अब आपने उन बार चीजों बार को, कहा है, आपने बार बार इस बात का इज़हार किया है। और ये देखिए आप, अब वजह क्या है कि अब ये लड़ाई अगर बढ़नी है, जहां वोकला भी सड़कों पे आए तो किस बात पे आएंगे यार सामने। मैं और बड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूं आपके सामने बात। आज मैं, चले कंस्पिरेसी मानने या कोई ऐसी बात सामने रख लें कि जो मैं तब्दीली की बात करूं, तब्दीली कैसे होगी। इसमें आज इस्लामाबाद में जो हड़ताल हुई है इसको भी शामिल कर लीजिएगा कि उसको। देखिए ना, अब कमाल की बात है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी हड़ताल की है। हाँ जी, यही हाजिर गिलानी साहब जो हमारे यही दोस्त हैरानकुन बात है। हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने बात की है। यानी आप जरा बात को समझे ना, कि अब यानी ये वो एक ऐसा मौका बन गया, यहां कोशिश की जाएगी बिठाने की। अगर तो बैठ गया ना मामला, अगर दब गया तो दब गया, लेकिन मैं इसको दबता नहीं देख रहा, ये मामला आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वो जो उबलता हुआ लावा है ना, सितमगर सितमगर, ये उसकी एक निशानी है आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे, यानी जजेस तो बैठ ही नहीं रहे, फैसला आ गया, आपने वो देख लिया, जस्टिस बाबर सत्तार का, खबर होगी ना उनको किसी को, तो जस्टिस बाबर सत्तार ये अपना पीटीए के चेयरमैन से कितने फायदे लिए आपके सामने, और टेलर मेड थी। हम इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और बात क्या कर रही है इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो अब क्या करना है कि इन जजेस को ताकत को तोड़ा जाए, की ताकत को तोड़ा जाए। अब उसके लिए कोशिश आप करते रहे, जो मर्जी कहें। यानी कई लोग बात करते हैं कि जनाब वो अपने ना जी, वो देखे ना जनाब जजेस के अगेंस्ट, वो भाई कौन से जजेस के अगेंस्ट, अभी आपने खुद कहा है सेना हाईकोर्ट के हवाले से जजेस की कंप्लेंटें पड़ी हुई हैं, क्या हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारी, मैंने कंप्लेंटें फाइल की थी लाहौर अपना पंजाब असेंबली के मेंबरान की तरफ से, क्या हुआ। थोड़ा समझना इन चीजों को। आप मेरे इसी सवाल के, इसी जवाब के अंदर आपके सवाल का जवाब भी बड़ा क्लैरिटी के साथ मौजूद है कि अगर वो, आपकी बात को ये ना इस अंदाज में लिया जाए कि इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक थी उससे एस्टेब्लिशमेंट ने चंद नतायज अखज़ किए कि वकला एक बहुत बड़ी ताकत हैं, जजेस एक बहुत बड़ी ताकत हैं। पहले वकला को फतह किया गया, आसमा जहांगीर ग्रुप जो एंटी स्टैब्लिशमेंट के तौर पे आज तक सामने आता रहा, लेकिन अब वो खुद नहीं वो आसमा establishment जहांगीर थी माजरत के साथ, नो नो नो, मैं उसे इतफाक नहीं करता, वो आसमा जहांगीर थी, वो ग्रुप नहीं था एंटी स्टैब्लिशमेंट, प्रोफेशनल ग्रुप जो है
हामिद खान लेड बाय, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। ये कभी भी नहीं था। वो तो आसमा जहांगीर एक मकसद के लिए वो साथ लेकर आए और वो मकसद उन्होंने पूरा किया, और उस आसमा जहांगीर को सामने रख के बेनिफिट बहुत से लोगों ने ले लिए। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप कभी नहीं था, दिखाने के लिए था। क्योंकि इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट में हमारे दोस्त हैं, भाई हैं एहसन बून साहब, वो पीसीओ के जज बने थे, याद होगा आपको, हाँ जी, याद होगा बिल्कुल जरा। और बहुत बिल्कुल। से लोग जज बने थे, ये रिकॉर्ड की बात है। तो ये कहना कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं की, ये फैसिलिटेटर का लफ्ज भी जो मर्जी आप इसको कह दें, तो ये ध्यान में रखिएगा यानी कि मतलब ये हुआ कि इस ये ग्रुप जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, जो बिल्कुल ये कला फतह ओपनली कर खड़ा लिया। है, हाँ जी, ओपनली खड़ा है, हाँ ओपनली जी। खड़ा है। कोई ऐसी बात ही नहीं है। दिखावे के लिए बातें बड़ी होती होंगी, दिखावे के लिए। अब ये बात है, ये काम जो हुआ है, ये अब ये चिंगारी आगे बढ़नी है, ये रुकने वाली चिंगारी नहीं है। सितंबर सितमगर होगा, और नवंबर तक मैंने आपको कहा था हाजी अमीनुद्दीन साहब, बुरा वक्त आने वाला है उनके ऊपर। हाँ जी। ये भी बता दूं मैं आपको, बुरा वक्त से मुराद ये है कि अब जो एक्सटेंशन के ख्वाब लिए बैठे हैं कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी, मैं कोई एक्सटेंशन नहीं देख रहा उनकी। ये भी बता दूं मैं आपको, ये मैं बता दूं, मैं कोई एक्सटेंशन नहीं देख रहा। और मैंने आपको कहा था वक्त ज्यादा गुजर गया, 3.5 साल इनके पूरे हो गए। और मैंने लॉजिक के साथ आपकी बातें की हुई है मैंने। और बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे और ही। मैंने 3.5 साल इनके पूरे हो गए, और कुछ चीजें वापस भी आनी है, यानी कुछ चीजें वापस आनी है। अब खींच के इलास्टिक की तरफ खींच के दे तो गए हैं, लेकिन ये जितना शहबाज शरीफ और इनसे काम लेना था ले लिया गया। अब नवाज शरीफ लंदन ऐसे नहीं गया, वो एक लंदन प्लान के साथ गया कि आगे आगे तवालत कैसे दे रही है। तो तवालत मैं नहीं होता हुआ देख रहा है इनको, या असेंबली के अंदर तब्दीलियां आती हैं या कुछ चीजें और आती हैं, मुझे अंदाजा है कि क्या क्या तब्दीलियां आ रही है। वो फिर आप सर खुद ये सर ये जो 9 मई के केसेस जेल ट्रायल को नोटिफिकेशन को वापस ले लेना, जीएचक्यू केस के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को वापस ले लेना, और रावलपिंडी की अदालत के अंदर समाअत का आगाज होना और वीडियो लिंक पे इमरान खान की हाजिरी होना, क्या जो आप सिनेरियो बयान कर रहे हैं इसके साथ इसका भी कोई ताल्लुक बनता है, जो आप तब्दीलियों की हवाएं चलती महसूस कर रहे हैं बहुत संबंध गहरा में? ताल्लुक है। चले चले इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने आपको इस वक्त कहा था कि 9 मई के हवाले से शादेर और शादुमान, याद है अलीमा बीबा के दोनों साहबजादे, मैंने कहा था उसमें एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं उनके गिरफ्तारियों में। वो हुकूमत पंजाब या मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत ये अपने अपने दिखा रही है जौहर, और वो देखें कितनी देर अंदर है। इसी तरह अब क्या है, अब जीएचक्यू का अगर ट्रायल होना है तो ओपन ट्रायल क्यों होने दें, वो तो जेल के अंदर होना चाहिए। ये फैसला भी हुकूमत पंजाब का जाती फैसला है। तो करवाने का मकसद क्या है कि किसी तरह से इमरान खान की जो अब ये इंटरेक्शन शुरू हो गई है, इमरान खान एग्रेसिव स्टैंड में आ गया। अभी मिशन नूर, ये आपने ट्वीट लगा करना है, देखिए हम स्टूडेंट्स ऑफिसर मिशन नूर को सपोर्ट करते हैं। 20 सितंबर को मनाया जाना है हुक्म अजान, और ये आगे चलना है। आप सबको निकलना बाहर, हम सबको बाहर निकलना है, अजानें दे रही हैं। और ये तब्दीली की बात है, ये भी बता दूं आपको, ये मिशन नूर जो ये तब्दीली की बात है। और यहाँ अब हुकूमत पंजाब क्या करे, अब चेहरा कैसे बचाना है। वो चाहती है कि इमरान खान साहब अब मुलाकातें ना हो सके, रोकी जाए मुलाकात। वो मुलाकातें नहीं रुक रही अब जो मर्जी आप कर लें इस बात को। और अल्टीमेटली जो है, चले वीडियो कॉल पे भी आएंगे तो वीडियो कॉल तो अदालत में दिखाई जाएगी ना। तो सर ये मजबूत होंगे ना वो, सर ये मिशन जबकि यहाँ तो नूर, नजर नहीं आती थी, मीडिया देखेगा। आपकी सर तारीख पर बड़ी गहरी नजर है। मिशन नूर को हतफे तकीद बनाया जा रहा है कि इसमें अजानें दी जाएंगी। तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, मैं खुद यानी कि ना उसका आई विटनेस हूँ कि उसके दौरान ये ना जो तहरीके जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के कारकुनान हैं वो घरों की छतों पर चढ़कर अजानें दिया करते थे। और तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा के 9 सितारों में मुस्लिम लीग भी शामिल थी, एएनपी भी शामिल थी। एएनपी का उस वक्त नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम था, सरदार शेरबाज मजारी इसके सरबराह थे। ये जमात इस्लामी भी थी, और ये जमीयत अहले हदीस भी थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी थी, ये मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ये भी थे, ये उसके सरबराह थे पाकिस्तान कौमी। ये सारी जमातें उसमें शामिल थी और अजानें दिया करती थी। अब ये किस मुंह से अजानों के अमल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इसको किसी अच्छा मनफी अंदाज में अच्छा बयान करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, वो जो इत्तेहाद था ना 9 सितारों का, वो हाँ जी। एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था। अब तो डाउट कोई नहीं रह गया, अब समझ आ जाना चाहिए। वजह ये मुसीबत ये पड़ी हुई है कि ये मिशन नूर जो है, ये एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा नहीं है। आप समझ रहे हैं बात मेरी को। तो ये जी। देखे ना, ये चूंकि एंटी इस वक्त सारे जो है ना,
ये सब भी उनके साथ खड़े हैं, साथ ये सारे लोग, तो मुसीबत बड़ी पड़ी हुई है। यानी कुछ तो कह रहे हैं कि जब उस वक्त अजानें दी थी मार्शल लग गया, तो कोई मार्शल मुर्शल लगना पाकिस्तान में, ये खाम ख्याली आप, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुल्क में मौजूद जो टारगेट है, अब आगे मार्शल लगा के करना क्या आपने? मुल्क तो जी पहले तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। आपके आपकी सपोर्ट करने कौन आएगा? यहाँ ये बैठ के ये है कि जो लंदन प्लान है, लंदन प्लान में जो कोबरा है, हेलीकॉप्टर के जरिए अगर कोई लोग आए भी हैं और बाकी चीजें चल रही है, वो लंदन प्लान में आके पाकिस्तान का अगला सिनेरियो डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान को कहाँ रखना है। अब तो देखे ना, यूक्रेन के हवाले से इमरान खान ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया, आपको बता भी दिया कि नहीं किया, और उसके बाद क्या कुछ हुआ भी, रिकॉर्ड पे सारा। और अब ये कोई माने या ना डेटाबेस तौर माने पर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में भी यूक्रेन जंग में इमरान खान का साथ ना देने का तस्करा किया गया कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में। देखिए ना, सितंबर, सितंबर होगा, ये रिपोर्ट सितंबर में क्यों आई है? एक सवाल है आपसे, ये सितंबर में क्यों आई है? तो बात को समझे, मैं तो अप्रैल से कह रहा हूँ यार, मुझे कोई इल्हाम होना है, ना ना ना, मुझे मैं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। हाँ मैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, बुजुर्गों मेरा जिनके साथ, जिनके पास आना जाना है, वो बुजुर्ग हैं और साहिब अकीदत हैं, वो नजर रखते हैं इन चीजों को सामने रखते हुए, अंदाजा है। ठीक है ना, ये हमारा कमाल कोई नहीं, ये असेसमेंट है, पॉलिटिकल असेसमेंट है, लीगल असेसमेंट है, सोशल असेसमेंट है, जो चीजों को लेके जा रही है। अभी आपने दूसरा देखा, अभी तीसरा देखिएगा, तीसरा आपने देखना अभी आप, और तीसरा आने वाला है, दूर नहीं है। और ये अब जो है ना, इसमें 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 भी फंस जाएंगे आप। और इमरान खान को अब आप ज्यादा देखा करेंगे आप, यानी उनके ट्वीट श्यूटर ज्यादा आप देखेंगे आप इन दिनों के अंदर। ये नाजरीन पूछते हैं सवाल के, ये ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टर की कहानी को अजहर सिद्दीक साहब से कहें कि थोड़ा सा मजीद अनफोल्ड करें। बड़ा तजस्सुस है नाजरीन में इस ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टर की स्टोरी के बारे में। अच्छा देखिए, मैं आपके सामने देखिए जी, इस पूरी दुनिया को, मैं सिस्टम को अगर समझे ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज, देखिए हम, आपको याद है आपके साथ डिस्कस हुआ था, तो कोरोना मैं मानने के लिए तैयार था भी और नहीं भी, लेकिन मैं इसको हार्प के में देखा करता था कि ये मैन मेड वॉर है। और अब हालात और वाकयात के साथ ये बात साबित हो रही है, इट्स अ मैन मेड वॉर। हार्ट अटैक जो ज्यादा शुरू हो गए, उस वक्त भी हम ये कहा करते थे हार्ट अटैक होना है, और ये बातें बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, क्लॉटिंग का इशू था सारा। तो ये जो अब ये जो कुछ चीजें है ना मुल्क की, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, ये जो बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड ने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने अब अगली डिसीजन देनी है कि अब इस आगे मुल्कों का सिनेरियो क्या होगा। अब देखिए ना, अगर आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सारा देखें, इसी टेन्योर के अंदर नेपाल में देखा आपने क्या हुआ, श्रीलंका में देखा क्या हुआ, बांग्लादेश में देखा आपने, टर्की जरा थोड़ा सा इससे पहले दौर का है। अब जो आगे होना है, चाइना की इकोनॉमी ने छाई पड़ी है इस वक्त, और अब अमेरिका ने कैसे चलना है, अब ये सिनेरियो में आगे क्या चलना है, किसको कहाँ कहाँ फिट करना है। तो वो अहम मीटिंगें जो है ना, वो इसीलिए चल रही हैं कि मैं ये नवंबर के बाद पाकिस्तान में क्या होगा, या नवंबर के बाद पूरी दुनिया का, ये वो लोग हैं जो फैसला साज है। यानी हर मुल्क के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, और वो देखने को तो बंदा कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो इस सिस्टम के अंदर इस हद तक बैठा हुआ है कि वो चीजों को लेकर जाता है। तो ये ब्लैक कोबरा में वो जो लोग आते हैं ना वहां पर, ये खास लोग हैं, और आने वाले दिनों में आपका स्टोरी आपके पास अनवील हो और जाएगी, बहुत ये से जो लोग। स्कूलों में आजकल एक खास वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों को, बच्चियों को, और बड़ी महंगी वैक्सीन है, जबकि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं। और इस तरह की कई वैक्सीन जो है अस्पतालों में दस्तयाब नहीं है, वो ये ना वो लोग मर रहे हैं। तो वो एक खास वैक्सीन, एक खास बीमारी के हवाले से जो यूरोप में ज्यादा है, हमारे बच्चे बच्चियों को वो लगाई जा रही है, और वो बड़ी कॉस्टली है। तो क्या ये इसी पस अच्छा मंजर में है जो आप बात कर रहे हैं? अच्छा, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी देखता हूं, मैं फिर आपको बता दूं। मैं वक्त बताने लगा हूं आपको, मैं एक सवाल आपने छेड़ लिया, प्रोग्राम लंबा ना हमारा हो जाए, लेकिन मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मेरे एक बड़े बुजुर्ग भी हैं, भाइयों से ताल्लुक भी है, बड़ा प्यार करते हैं। वो आगा खान यूनिवर्सिटी में थे और जॉन्डस पे बड़ा काम कर रहे थे। आगा खान यूनिवर्सिटी बड़ी ताकीद करती है, ज़ियाउल हक का दौर। बड़ी तो वो क्रेडिबिलिटी है। एक ऐसे मीटिंग में मौजूद थे, ज़ियाउल हक भी मौजूद था। तो वहां एक रशियन जर्नलिस्ट मिलना चाहता था ज़ियाउल हक से, वो रोक रहे थे मिलने के लिए। तो ज़ियाउल हक ने जब ये देखा, उसने कहा मुलाकात कराए। वो आकर कहता है कि ये मुरीद के करीब ना, जहां मलेरिया पे कुछ टेस्टिंग चल रही थी, तो उसने आकर बताया कि यहाँ पर ये जो मलेरिया के लिए लोग आए बैठे हैं, ये टेस्टिंग हो रही है।
ये पहले लार्वा फेंका जाता है मच्छर का, उससे जो कटते हैं, जो काटा जाता है, जो नुकसान होता है, तो उस पर तजर्बा किया जाता है। पाकिस्तान एक तजर्बाकार है, याद रखिए। मैं उस 70s की बात बता रहा हूँ आपके सामने। ये ट्रेजेडी है सर। उसके उसके बाद डेंगू देख लेना, पाकिस्तान के अंदर डेंगू ज्यादा क्यों है? डेंगू पे आप देख तो जाए ना, जरा बात को समझे। पाकिस्तान के अंदर आपने कभी सोचा, या मीजल से लोग ज्यादा मरते रहे? पाकिस्तान में खांसी का शरबत, वो क्या नाम था, नाम मेरे, मैंने वो पिटिशन फाइल की हुई है सारी, मुझे इसलिए अंदाजा है इस बातों का। तो ये तो मैं इस वाले मामले में ना सीरियसली, यानी ये वाला मामला ये एकदम आज क्यों जरूरत पड़ गई, यानी जो वैक्सीन है, या आज ही क्यों जरूरत क्यों पड़ गई? ये बड़ी पाकिस्तान अहम में बात है, ये बड़ी अहम पाकिस्तान बात में है सर। पाकिस्तान में अब देखना पड़ेगा कि क्या हमारे यहाँ कैंसर ज्यादा किस एरिया का है, सही ये बात है, समझना पड़ेगा। ये बड़ी इसी अहम। पर्पज के लिए, इसी पर्पज के लिए क्यों किया है? को बिल गेट की थियरी तो नहीं है पीछे कहीं, कि आबादी दुनिया की कैसे कम की जाए? ये देखिए, एक अलग प्रोग्राम करने वाला है, लंबी जी, बातें हो जाएगी, आप ट्रैक से हट हमारे जाएंगे, पॉलिसी ठिकाना साजों लेके को जाते हैं। हमारे पॉलिसी साजों को आपके खदशात के बारे में गौर करना चाहिए सर। आखिर में बैरिस्टर सलमान सफदर एक प्रोफेशनल वकील है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो बड़े पुरोमीद थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो उन्होंने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन केस को जमानत के सुना जाए, और चीफ जस्टिस साहब ने खुद को ही हदायत दी और फाइल भिजवा दी रजिस्ट्रार को कि इसको जल्दी लगाया जाए। वो सर अब भी नहीं लगा। आज बुध था, बुध भी गुजर गया, इस हफ्ते इसका मतलब है कि लगने का कोई इम्कान नहीं है। तो क्या वो ये अलीमा तो खान की बात दुरुस्त साबित हो रही है कि जब तक दूसरे केस में सजा नहीं हो जाएगी इमरान खान को, उस वक्त तक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान की जमानत का केस अलकादर ट्रस्ट में वो फिक्स नहीं करेंगे? अच्छा देखिए, स्ट्रेटजी और काउंटर स्ट्रेटजी, मैंने आपके सामने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इमरान खान साहब बाहर थे, वो लीगल स्ट्रेटजी कमाल थी। इमरान खान साहब अंदर है, हम लीगल स्ट्रेटजी हमारी में नाकामी है। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं उस वक्त कह रहा था कि पाकिस्तानी अदलिया के ऊपर, मैं कई प्रोग्रामों में कहा, मैंने टीवी प्रोग्रामों में कहा है कि जब उनका दौर था, साकिब निसार के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल होते थे, और जसीर उमर अता बंदियाल के बारे में क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे क्या होता था, पार्लियामेंट के अंदर क्या जिक्र होता था, काजी फैसा को हीरो बना के पेश किया जाता था। क्या हमने ऐसा कर लिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बताए ना जरा। उन 6 जजेस के साथ कितना खड़े हैं। वो बैरिस्टर गौर साहब तो कहते हैं जी, ये जजों की अपनी लड़ाई चल रही है। खुदा रहा यार, ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए आपको कि जजों की अपनी लड़ाई चल रही है। कोई जजों की लड़ाई नहीं है, असूलों की लड़ाई है। यानी आप बैठकर, आप लीगल स्टैंड, यानी यहाँ मैंने आपके सामने बड़ा, मैं उस वक्त भी कहा था, बरतानिया में जो दोस्त मेरे मिले थे, मैंने उनको भी कहा था कि आपको हार्ड स्टैंड लेना पड़ना है, टेक ऑन करना पड़ना है अदालतों की वजह से। और मैंने ये भी कहा था, चाहे भूख हड़ताल ही करें, चाहे चाहे जाकर आप वहां बैठे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने, डरना दें आप जाकर। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। ये ध्यान में रख लें बात। और और देखा जाए तो ये अपना रूल्स के मुताबिक अगर फिक्सेशन भी होनी थी, तो वो तो पहली समात के लिए। अब तो नैब जवाब मांगता फिर रहा है, नैब लेट करता फिर रहा है, नैब ये प्रोसिक्यूटर ये तैनात बड़ी है। अहम बात है कि ये तो पहली हेयरिंग के लिए था। ये तो अब ये ना फिक्स करने की डेट चीफ जस्टिस ने खुद देनी है, यानी बेंच ने खुद देनी है। यानी वो हमारी जो देखिए लीगल टीम है वो गलत समझ चल रही है। देखिए, मैं गलत समझ नहीं कह रहा। मैं देखिए, वकीलों ने तो कोशिश की आगे। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है ना, लीगल स्ट्रेटजी तो जो करनी थी वो उन्होंने कर दी है, लेकिन उस लीगल स्ट्रेटजी को, हमारे यहाँ ज्यादातर प्रोफेशनल वकील है हमारी पार्टी में ना, तो प्रोफेशनल वकील डरता भी तो है ना कि वकालत भी करनी है। हर कोई नजर सिद्दीक नहीं है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के प्रोफेशनल वकालत के अलावा खड़े होते हैं, बात करते हैं। हम तो खुल के बात कर रहे होते हैं ना। यानी एजाज हसन हिम्मत करता है, लेकिन एजाज हसन प्रोफेशनल वकालत उतरी नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखिएगा। हमारे दोस्त है अनवर मंसूर साहब, साहब अटॉर्नी जनरल, आजकल वो भी खामोश है, प्रोफेशनल वकील है, मेरे दोस्त है, बहुत ज्यादा ताल्लुक है मेरे उनके साथ। ठीक है ना? तो ये तो देखना पड़ेगा ना, प्रोफेशनल वकीलों ने अपनी जगह, यहाँ लीगल स्ट्रेटजी जो है ना पार्टी के अंदर से, वो कमजोर है। वो खुल के आप टेक ऑन नहीं कर सके। और इसमें जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे, ये केस इस तरह फिक्स नहीं होना। फिक्स होगा केस, कोई बीमार हो जाएगा, मैं आपको वक्त से पहले बताता हूँ, प्रोसिक्यूटर नहीं आएगा, डे टू डे हियरिंग रखवाएं, तभी मामला सेटल होगा। बाकी वो सलमान साहब ने जितना अपना काम करना था कर दिया, वो प्रोफेशनल वकील हैं, उन्होंने काम कर दिया। लेकिन आगे जो है ना, आगे हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी में बहुत कमी है, बहुत कोताहियां हैं। मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के इसी ये नुक्ता नज़र के साथ कि जब तक पीटीआई की क़यादत
एक हार्ड स्टैंड नहीं लेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने नहीं देगी, MNA MPA सेंटर्स वहां पे इकट्ठे होकर एहतजाज नहीं करेंगे इंसाफ के लिए, उनके लिए इंसाफ के इम्कानात महदूद होते जाएंगे। लिहाजा उन्हें इसके बारे में जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब को और अकरम राई को इंशाअल्लाह ताला कल नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।